प्रिय साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। साथियों, हम सब संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञा प्रकरण में हम सब समाहारः स्वरितः अंतिम सूत्र पढ़े थे। इसके बाद मुख नासिका वचनोनुनासिका को पढ़ेंगे। हम लोगों ने उच्चैरुदातः, निचैरनुदातः और समाहारः स्वरितः, इन तीन सूत्रों को पूर्व में पढ़े थे। ठीक है। उच्चैरुदातः से उदात संज्ञा और निचैरनुदातः से अनुदात और समाहारः स्वरितः से स्वरित संज्ञा। ठीक है। अब हम अनुनासिक संज्ञा के विषय में जानेंगे। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आप लोग पुस्तक लेकर के बैठेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण को, कॉपी ले लेंगे, अपने पास रखेंगे, कलम। चलते हैं सीधे। तो साथियों, मेरे साथ आप सब भी उच्चारण करेंगे। मुख नासिका वचनोनुनासिका। इसकी वृत्ति को देखते हैं। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञः स्यात्। तदित्थम् अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदा। ऋ वर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश, तेषां ह्रस्वाभावात्। मित्रों, इस सूत्र को आप समझिए। यह सूत्र कैसा सूत्र है, क्या करता है और इस सूत्र में कितने पद हैं? तो मुख नासिका वचनः एक पद हुआ और दूसरा अनुनासिका। और यह जो सूत्र है अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है। अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। ठीक है। इससे पहले हमने उदात संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र पढ़े हैं। उदात, अनुदात और समाहारः स्वरिता से स्वरित संज्ञा विधायक। तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि हर्ष उदात, हर्ष अनुदात, हर्ष स्वरित और दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। इस प्रकार से जो हम लोगों ने 9 प्रकार के स्वरों की भेद को हम लोगों ने जाना। अब वही ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित, ठीक है, और दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित और प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से फिर 2-2 प्रकार की हो जाए, अर्थात सब मिलाकर के 18 प्रकार का हो जाए। इसीलिए आगे आपने अभिवृत्ति में पढ़ा अष्टादशानाम संज्ञा, एक 18 प्रकार का होता है। इसलिए यहाँ देखिए अ इ उ ऋ एषां वर्णानाम, इन सभी वर्णों का जो है 18 भेद है ना। एतेषां अथवा एषां वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। आइए इसको हम अच्छे से जानें। तो मित्रों, आप सब प्रयास करेंगे सूत्र और वृत्ति को स्मरण करने का। यदि आप सूत्र वृत्ति को याद नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तो फिर बहुत समस्या होगी, आपको समझने में दिक्कत हो। इसलिए कोशिश करें आप अभी से याद करते चलें और अर्थ सहित अर्थ भी याद करें। तो सूत्र हमारा क्या है? मुख नासिका वचनोनुनासिका। सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनोनुनासिका। और इस सूत्र में हम क्या देखें? इस सूत्र में कितने पद हैं? तो इस सूत्र में मित्रों एक है मुख नासिका वचनः और दूसरा है अनुनासिका। 2 पद है। कितने पद हैं? 2 पद हैं। कौन कौन? तो पहला आपने क्या देखा? पहला हो गया मुख नासिका वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसमें, ठीक है। और दूसरा पद है आपका अनुनासिका, ये भी प्रथमा एक वचन, एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसमें अनुवृत्ति और अधिकार नहीं देख रहे हैं। इसमें क्या है? तो बोले कि यह जो सूत्र है, इस सूत्र का प्रकार यदि कहें तो
अनुनासिक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। सूत्र का प्रकार समझ गए। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहते हैं यस्य उच्चारणार्थम, जिसके उच्चारण के लिए, है ना, जिस यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण के उच्चारण के लिए, बोले यस्य वर्णस्य उच्चारणार्थम मुखेन सह, जिस वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के साथ, बोले नासिकायाः अपि प्रयोगः भवति, जिस वर्ण का उच्चारण मुख के साथ किससे हो, नासिका अर्थात नाक से, बोले सवर्ण अनुनासिक संज्ञा प्राप्नोति, वह वर्ण अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। ठीक है, यूं कहें तो अनुनासिक संज्ञक वर्ण कहलाता है यदि उसका उच्चारण मुख के साथ साथ यदि नासिका से भी हो तो। अब देखिए अष्टाध्यायी में कह रहे हैं अष्टाध्याय्याम पाठितासु अनेकासु संज्ञासु अन्यतमा वर्तते अनुनासिका। इसमें अनुनासिक तो एकदम अन्यतम है। कहते हैं यस्य वर्णस्य उच्चारणे, जिस वर्ण के उच्चारण में है मुखेन सह नासिकायाः अपि प्रयोगः क्रियते तत्र सः वर्णः अनुनासिकः इति संज्ञां प्राप्नोति। सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणार्थं सामान्य रूपेण मुखस्य कंठादीनां अवयवानां प्रयोगः तो अवश्यमेव भवति। बिल्कुल सभी वर्णों का उच्चारण तो मुख से होता ही है सामान्यतः, परंतु यत्र तस्मिन् उच्चारणे नासिकायाः अपि प्रयोगः क्रियते, परंतु जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, बोले तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिका इति शब्देन अभिनिर्देशः भवितुमर्हति, वहां पर उस शब्द का जो है अनुनासिक संज्ञा होता है, अनुनासिक संज्ञा होती। ठीक है, कहने का अर्थ है उस वर्ण का जो है अनुनासिक संज्ञा के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। सर्वेषां वर्णानां उच्चारणार्थम। अब आगे देखिए क्या लिखा है, सूचना है कि अनुनासिका इति पृथक वर्ण नास्ति, अनुनासिक कोई पृथक वर्ण नहीं है। विद्यमानस्य वर्णस्य एव नासिकया सह उच्चारणं क्रियते चेत् तस्य अनुनासिक, जो विद्यमान वर्ण होता है उसका जब नासिका के साथ प्रयोग किया जाता है तो वही अनुनासिक संज्ञा होता है उसी की। ठीक है, अब संस्कृते सर्वेषां वर्णानां नासिकया स उच्चारणं कर्तुं न शक्यते, सबका उच्चारण तो नासिका के साथ नहीं कर सकते है ना, केवलम केशांचन वर्णानाम एव नासिका, कुछ वर्णों का ही हम सब क्या करते हैं, नासिका से भी उच्चारण करते हैं। तो केशांचन वर्णानाम नासिकया सह उच्चारणं संभवति, संभव है। आइए हम कुछ आवली को देखते हैं। सबसे पहले स्वर को देखेंगे। सर्वे स्वरा, जितने स्वर हैं, सर्वेषां स्वराणाम उच्चारणं नासिकया सह अपि कर्तुं शक्यते। बिल्कुल जितने स्वर हैं अ आ इ उ 13 स्वर है मित्रों संस्कृत में, तो जितने स्वर है कह रहे हैं सभी स्वरों का जो है हम उच्चारण नासिका के साथ भी कर सकते हैं, नासिका के बिना संभव नहीं होता। अतः सर्वे स्वरा अनुनासिका, ठीक है, सारे स्वर अनुनासिक, तथा निरनुनासिका उभयथा भवितुमर्हन्ति, सारे स्वर अनुनासिक भी है और निरनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक समझ गए, अनुनासिक नहीं, तो सारे स्वर अनुनासिक भी है और निरनुनासिक भी है। यकार वकार लकार, ध्यान दीजिएगा, य व ला, यहाँ वाला दुविधा हम लोग बोलते हैं, तो य व ल ये तेषां त्रयाणाम व्यंजनानाम उच्चारण, एक य व ल, इन तीनों व्यंजन वर्णों का जो है उच्चारण भी नासिका के साथ तथा नासिका के बिना भी होता है। उभय यथा संभव, य कहने का अर्थ है नासिका से भी उच्चारण होता है और बिना नासिका अनुनासिक अर्थात निरनुनासिक। किसका किसका, तो कह य व और ल, यकार वकार और लकार का जो है अनुनासिक और निरनुनासिक दो प्रकार से उच्चारण हम करते हैं इन तीनों वर्णों। तो दो वेद है, एक अनुनासिक एक अनानुनासिक, इन यकार वकार लकार लकार की। अब आइए वर्गों के जो पंचम अक्षर हैं, जितने वर्ग हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, उन सभी वर्गों के जो पांचवें अक्षर है, जैसे आप ले लीजिए क वर्ग का पांचवा ङ, च वर्ग का य, प वर्ग का म, तो बोले य म ङ ण न। ठीक है,
तो इसमें क वर्ग भी आ गया, च वर्ग भी आ गया, ट वर्ग, क वर्ग, प वर्ग। तो बोले वर्ग के पांचवें वर्ग, वर्ग पंचम वर्णानाम उच्चारण समय मुखस्य तथा नासिकायाः द्वयो अपि प्रयोग भवति। बिल्कुल, वर्ग के जो पांचवें वर्ण है उसका उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से हो। इत्युक्ते सर्वे वर्ग पंचम वर्गाः नित्य, सभी वर्ग के पंचम जो वर्ण है, पंचम वर्ण, वो उनका तो उच्चारण नासिका से होता ही है। इसलिए उन सबों की अनुनासिक संज्ञा होती है, अनुनासिक संज्ञका एवं संति। वे सारे वर्ण न ये सारे वर्ण कौन वर्ण कहलाएंगे, कैसे हो इनका, इन्हें क्या कहेंगे हम, तो अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक संज्ञका। ठीक है, अनुनासिक संज्ञक वर्ण हो गए, अनुनासिक संज्ञक वर्ण हो गए। अब आगे कहते एतेषां निरनुनासिक भेदः न विद्यते, इनका निरनुनासिक तो है ही नहीं। ये नासिका से य बोलिए य म न न, तो इनका जो है निरनुनासिक नहीं है, अर्थात अननुनासिक नहीं है, इसका अनुनासिक ही है, इसका उच्चारण अनुनासिक से ही होता है। चौथा नंबर, आइए देखिए अनुस्वार की बात कर रहे हैं। अनुस्वार, अनुस्वार इति संस्कृत भाषायां विद्यमान पृथक वर्ण। संस्कृत भाषा में जो है अनुस्वार एक पृथक वर्ण है। अस्य उच्चारण केवलम नासिकया एवं, अनुस्वार का उच्चारण नासिका अनुस्वारस्य बोलते हैं। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नासिका से ही। आगे अनुस्वार से उच्चारण मुख से प्रयोग न क्रियते, अनुस्वार के उच्चारण में तो मुख का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। अतः अनुस्वार से अनुनासिका इति संज्ञा न भवति, इसलिए अनुनासिक इसका संज्ञा नहीं होती। आगे क्या है, यस्य वर्णस्य अनुनासिक निरनुनासिक भेदो विद्यते तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिक भेदस्य, ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ देखिए हम कहाँ थे, यस्य वर्णस्य अनुनासिक निरनुनासिक भेदो विद्यते, जिस वर्ण का अनुनासिक और निरनुनासिक भेद होते हैं, तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिक भेदस्य पृथक रूपेण निर्देशार्थम लेखन समय तस्य ऊपरी चंद्र बिंदु संस्थापित। बिल्कुल, जब हम अनुनासिक की बात करते हैं, जब उस प्रकार के वर्ण को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर अनुस्वार जो है बैठा देते। ठीक है, आगे देखिए, अथवा चंद्रबिंदु लगा देते, जैसे अकारस्य अनुनासिक भेदम दर्शयितुम अ इति चंद्रबिंदु नासा। यदि अ को आप अनुनासिक दिखाना चाहते हैं तो अ के ऊपर क्या लगाते हैं, अनुस्वार अथवा चंद्रबिंदु। तथैव य इति एन यकारस्य, अब यह लिखना है, य वाला दुविधा मैंने कहा, तो य यकारस्य अनुनासिक भेदः निर्दिश्यते, य इति अनेन च निरनुनासिक भेद। य के ऊपर आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। एवमेव अन्येषां विषये अपि ज्ञातव्यम्। वर्णानाम् अनुनासिक भेदस्य उच्चारण स्थानानि, सर्वेषाम् अनुनासिक वर्णानाम् उच्चारण स्थानानि अधः परिगण्यते। अब उसका उच्चारण स्थान भी देख लेंगे हम। जैसे अ का ले लीजिए कंठ, चंद्रबिंदु अनुस्वार यदि लगाएंगे तो नासिका भी हो जाएगा। उसी तरह ई का ले लीजिए तालु, उसके ऊपर यदि आप अनुस्वार या चंद्रबिंदु दे दें ई, तो तालु और नासिका दोनों आ गया। बिल्कुल अच्छे से समझना है मित्रों, एक एक चीज को बारीकी से देखना है आपको। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया हूँ वर्णों को ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसी प्रकार आप देखिए उकार का जो है ओष्ठ होता है, और यदि उसी के ऊपर यदि आप चंद्रबिंदु दे देते अथवा अनुस्वार दे देते तो नासिका भी होता है। ठीक है ना, उसी तरह री में देख लीजिए आप। और यहाँ आप जो तीन तीन वर्ण देख रहे हैं, उदात अनुदात स्वरित हर्स्व दीर्घ प्लुत, तीन प्रकार से आप स्वरों को देख रहे हैं, और उसी में हम अनुनासिक और अननुनासिक का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो री देख लिए, उसी प्रकार री देख लीजिए। री री में तो दो ही है, दीर्घ नहीं होता, इसलिए ऋण से द्वादश। दंता ली का उच्चारण स्थान दंत है और नासिका है। ठीक है, आगे देखिए ए का भी देख लीजिए आप, कंठ तालु ए दे तो कंठ तालु हम बोलते हैं, और उसके ऊपर अनुस्वार दे देंगे तो नासिका हो जाएगा। ओ औ को देख लीजिए, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ।
अनुस्वार दे दीजिए ओ के ऊपर, ओम बोलते हैं ना, ओम। तो अनुनासिक भी है और कंठोष्ठ भी है, ओम। ठीक है, अनुस्वार यदि दे देते हैं तो नासिका भी है और कंठोष्ठ भी है, तो अनुनासिक संज्ञा भी है। तो कहने का मतलब है अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से वो दो दो प्रकार करके, 9 जो आपको मैं बताया था, 9 गुना 2 करिए तो 9 दूनी 18 भेद हो जाएगा। अब हर वर्ग के 5वां वर्ण को देखिए, ङ है, ङ का उच्चारण कंठ है। यदि आप चंद्रबिंदु अनुस्वार आदि देते हैं तो फिर अनुनासिका हो जाएगा। और फिर भी ङ का तो उच्चारण आप जानते ही हैं कि नासिका से होता ही है, कंठ से तो होता है, नासिका से होता है नित्य। ङ का उच्चारण कंठ भी है और नासिका भी है, याद रखिएगा मित्रों। य का उच्चारण तालु भी है और नासिका भी है। यमंगणं नासिका च बोले, तो यम वर्ग के 5वें वर्ण का तो नासिका है ही, साथ ही साथ जो जिस वर्ग का होता है वह उस वर्ग के जो उच्चारण स्थान होता है वो होता ही। जैसे यो का देखिए तालु है, नासिका है। ण का मुर्दा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना ऋतु रसायना मुर्दा, मुर्दा है, साथ ही साथ नासिका भी। ऋतु लसानम दंता कहते हैं, न का दंत भी है और नासिका भी है। यमंगणम नासिका च, और यहाँ देखिए म है ना, उपपदमानिया नाम ओष्ठो, म का तो ओष्ठ है ही, नासिका भी है। क्यों? यमंगणम नासिका चाहिए, याद ही रखें आप। यह का देख लीजिए तालु है, इचु यशा नाम तालु बोलते हैं, हर्ष इकार दीर्घ इकार और च वर्ग का जो है तालु है। और य का तो जैसे तालु है उसके साथ साथ चंद्रबिंदु दे दे ऊपर में, नासिका भी हो गया। उसी तरह व का दंतोष्ठ है, उसके साथ साथ ऊपर चंद्रबिंदु है, नासिका भी है उच्चारण स्थान, नासिका से भी उच्चारण होता है। उसी तरह ल भी देख ले, ल का दंत है और नासिका। इस प्रकार करें एतान विहाय, इन सबको छोड़ करके अन्येषाम वर्णानाम, कहने का मतलब जो क ख आदि जो है अनुनासिक भेद है संस्कृत भाषा है न, इन सबका तो अनुनासिक भेद नहीं है। इन सबका क ख ग घ, इन सबका इनका उच्चारण अनुनासिक से नहीं होता है, चाहे च च हो, चाहे ट ट हो, त त हो, प प हो, किंतु वर्ग के 5वें वर्ण का होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इनको जाना। मित्रों चलेंगे सीधे हम सूत्र की ओर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सूत्र को देखेंगे। मुख नासिका वचनोनुनासिका, यही सूत्र था, इस सूत्र को आप मिलान करें। मुख नासिका वचनोनुनासिका, और इसके वृत्ति को भी देख लें, और उसी आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुख सहित नासिकयोच्चार्य मानो वर्णोनुनासिक संज्ञा, है ना, मुख के साथ नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। आगे तदिथम, जैसे कहा आयु ऋषाम वर्णा नाम प्रत्येकम अष्टादश, इन सभी वर्णों का जो है कितना भेद है? 18। 18 भेद आप समझ में आया आपको? एक अनुनासिक एक अनुनासिक, 2 हो गया ना। अब आइए हर्स्व उदात अनुनासिक ले लीजिए, ठीक है, हर्स्व उदात अनुनासिक 2 हो गया। उसी प्रकार दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक 4 हो गया। और फिर प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक 6 हुआ। इसी प्रकार से तीनों स्वरों के साथ होगा, दीर्घ के साथ भी 6 और प्लुत के साथ भी 6, तो 6 या 18 हो गया। इस प्रकार से एक अ का उच्चारण स्थान कितना हो गया मित्रों? 18। नहीं विश्वास होता है तो आप इसको देखें और समझने का प्रयास करें। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखिए, उदात अनुनासिक, उदात अननुनासिक, मतलब यहाँ ह्रस्व वाला ह्रस्व का भेद है, ह्रस्व उदात अनुनासिक और ह्रस्व उदात अननुनासिक 2। फिर ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अननुनासिक 4 हो गया। फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अननुनासिक 6 हुआ। एक आकार का इधर ह्रस्व भेद 6। उसी प्रकार दीर्घ में ले लीजिए, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अननुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अननुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक 6 यहाँ भी हो गए, 6 दूनी 12। सबको घटाना है आपको उदात अनुदात और स्वरित के साथ, ठीक है, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत उदात अननुनासिक।
प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अननुनासिक। कहने का मित्रों अर्थ यही है कि आपको घटाना आना चाहिए, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये जो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, और इन्हीं तीनों को हम क्या करते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 दूनी 6 कर देते हैं। अर्थात ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित 6 किए। अब इसमें जब हम अनुनासिक और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो फिर 6 तिया 18 होता है। ठीक है, ह्रस्व उदात्त, देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों को पहले आप समझिए। इन तीनों में फिर हमने क्या किया, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। उसी तरह दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। फिर अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से करेंगे तो 6 प्रकार करके इस प्रकार से 18 प्रकार का हो जाएगा। मित्रों बहुत ही सरल है, कोई कठिन है नहीं। अब आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा है, सो देखिए। आगे आपको हमने बताया कि प्रत्येकम अष्टादश भेदा, इस प्रकार से 18 हो गया। और लृ वर्णस्य द्वादश, लृ वर्ण का जो है 12 होता है। लृ वर्णस्य द्वादश, क्योंकि लृ वर्ण का इसलिए होता है तस्य दीर्घाभावात्, उसका दीर्घ नहीं होता, इसलिए तस्य दीर्घाभावात्। यहाँ आगे लिखा भी होगा तस्य दीर्घाभावात्, दीर्घ स्वर नहीं होता। इसलिए लृ वर्ण के कितने भेद हो गए, 12। एचाम अपि द्वादश, एचाम मतलब ए ओ ऐ औ, इसका भी कितने हैं भेद, 12 है। क्यों, तेषाम ह्रस्वाभावा, उसका ह्रस्व स्वर नहीं होता। जब भी हम इस प्रत्याहार का उच्चारण करते हैं ए ऐ ओ औ, दीर्घ स्वर होता है इसका, अर्थात जोर से ही बोलते हैं, इसका ह्रस्व होता नहीं। इसलिए यहाँ लिखा ह्रस्वाभावात्, ह्रस्व अभावात् अथवा ह्रस्व अभावात्। यहाँ देखिए अब दूसरा हम सूत्र आप देख रहे हैं, इसके बाद का सूत्र, ये अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का पहले पाद का 9वां सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। मित्रों तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को आप याद करके आएंगे। ये संज्ञा प्रकरण का मूल पाठ किया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो आप देख लेंगे। मूल पाठ करके आप आएंगे, इसको अभ्यास करके आएंगे, याद करके आएंगे। कल हम इसके बाद तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र को पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर समझने के बाद इसे दूसरे को भी समझाना है, अन्य छात्रों तक पहुंचाना है, समझाना है। साथियों आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पे विदा लेता हूँ आप सबों से, फिर मिलूंगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। वो नमः।